हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और एकदम दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों पिछले जो है मैं 3 चैप्टर इसी चैनल पे एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा, और एकदम हूबहू जो है लाइन एनसीईआरटी में जो है आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स केमिकल कंपाउंड, इसका इंग्लिश होता है। दोस्तों इस चैप्टर को अगर हम वेटेज देखें तो मुख्य रूप से जो है ये आपका बिहार बोर्ड हो, यदि आप अगर 10th का विद्यार्थी हो और बिहार बोर्ड का आपको एग्जाम देना हो तो बिहार बोर्ड के लिए जो है ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चंस जो है आपको मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। यानी डायरेक्ट जो है माने तो अगर 5 से 7 मार्क्स जो है बिहार के लिए, बिहार बोर्ड के लिए एकदम ये फेमस है। अगर जो है आप सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो इस सीबीएसई जो है में इसका जो है वेटेज अच्छा खासा रहता है। और ख़ास करके मुख्य रूप से जो है इस चैनल पर पढ़ाने का जो है मकसद यह है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग करते हैं उस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मस्ट है। और इसी एनसीईआरटी को जो है सीरीज को शुरू किया गया है और सभी एग्जामिनेशन के लिए जो है मुख्य तौर पर जो है ये चैप्टर काफ़ी उपयोगी होने वाला है। खासकर जितने भी बीपीएससी से जो है जुड़ा हुआ एग्जाम है जो कि एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, उसके लिए जो है एक सीरीज और एक क्लास जो है बहुत बेहतर होने वाला है। तो इससे आप जुड़े रहें। और अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो तीनों वीडियो देख लें, तब उसके बाद चौथा वीडियो को शुरू करें। हालांकि मेरे पढ़ाने का तरीका इतना बेहतर होता है और आप वीडियो से भी पता होगा कि आपको ये चैप्टर भी अगर आप फर्स्ट जो है देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो आपको एकदम बेहतर समझ में आने वाला। लाइन बाय लाइन जो है हम एनसीईआरटी को जो है लाइनों को आपको समझाने का जो है कोशिश करेंगे। आइए जो है आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या होता है। देखिए कार्बन एक प्रकार का क्या है, तत्व है। और तत्व में क्या है, तत्व में अधातु है। कार्बन जो एक प्रकार का तत्व है, तत्व में अधातु है। और इसका अगर परमाणु क्रमांक हम देखें तो परमाणु क्रमांक जो है मुख्य तौर पर इसका परमाणु क्रमांक आता है कितना पे, 6 पे। परमाणु क्रमांक आता है मुख्य रूप से 6 पे, और 6 पे परमाणु क्रमांक आता है। तो कार्बन जो है तत्वों के शामिल में जो है परमाणु क्रमांक 6 पर शामिल है। अगर इसका हम मास देखें तो इसका मास जो है 6 × 2 यानी 12 जो है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका मास हो जाता है। आइए जो है एनसीईआरटी के जो कुछ अपनी लाइनें हैं उस लाइनों को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर जो है ये जानने का जो है क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का भी अध्ययन करेंगे जिसका हमारे लिए तात्विक एवं संयुक्त दोनों रूप से अत्यधिक महत्व होता है। यानी इसका तत्व के रूप में जो है हम इसका महत्व समझेंगे कार्बन का, और संयुक्त रूप से जो है हम इसकी महत्व को जो है समझेंगे। दूसरा जो है हम देखते हैं अगला एनसीईआरटी की लाइन, आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाली वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपको शिक्षक आपको बताए होंगे कि इनमें से अधिकांश वस्तुएं कार्बन के यौगिकों से बनी हैं। इसका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच सकते हैं? कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा? देखिए कार्बन से युक्त यौगिक को अगर आप जलाते हैं तो क्या मिलेगा, इसको आपको सोचकर जो है कमेंट में लिखना है। क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले एक परीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं जो है अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्वों कार्बन पर ही आधारित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कार्बन का जो है बहुत बड़ा योगदान है। और कार्बन का बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन है, वो चाहे भोजन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे दवा हो, चाहे पुस्तक हो, सभी में जो है मुख्य रूप से जो है कार्बन जो है क्या होता है, मौजूद होते हैं, या कार्बन का जो है अपरूप मौजूद होते हैं। कार्बन क्या अपरूप मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से हम अगला लाइन जो है एनसीईआरटी का मुख्य तौर पर देखेंगे। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, जो कि मैं अभी बोल चुका हूं। भूपटी वायुमंडल के अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। अब बताइए पूरे जो है भूपटी पर मात्र जो है 0.02% जो है हमारा क्या है, हमारा कार्बन है। लेकिन कार्बन जो है सभी सजीव में निहित है। तथा वायुमंडल में
0.03% जो है निहित है। अगर हम इस तरीके से वायुमंडल देखें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन है जो कि 78% है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है जो कि 21% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो हम मुख्य तौर पे कह सकते हैं सर 21% ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं CO3 तो 0.03% है और अन्य गैस जो है आपका बाकी में जो है इसमें विद्यमान है। तो हमारा जो है वायुमंडलीय संरचनाओं में जो है वायुमंडल में जो है कार्बन की जो है प्रतिशत कितना है 0.03%, जबकि हमारे भूपटल पर जो है कार्बन कितने हैं तो भूपटल पर कार्बन जो है 0.02%। कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। इस अध्याय में हम कार्बन की इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके बारे में कार्बन इतना महत्वपूर्ण है, जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है, कार्बन इतना वैल्यूएबल है। देखिए पिछले क्लास में अगर हम देखें तो पिछले क्लास में हम जो है मुख्य तौर पे आपको बताए थे, मुख्य तौर पे हम आपको पिछला क्लास में बताए थे किसके बारे में, तो पिछला क्लास में मुख्य तौर पे बताए थे आपको आयनिक यौगिक के बारे में। और आयनिक यौगिक के बारे में जो है हमको यहाँ भी जो है पढ़ने हुआ है। देखिए कह रहा है कि यहाँ से इस लाइन से देखिए आयनिक जो है यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक यौगिक का जो है गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं तथा ये विलयन अथवा गलित अवस्था में विलयन तथा गलित अवस्था में जो है विद्युत का चालन करते हैं। विलयन तथा गलित अवस्था में जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों का आबंधन में प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है, जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा। अगर आप अध्याय 2 नहीं देखे हैं तो मुख्य रूप से जाकर देख लीजिए। अध्याय 2 में अम्ल, क्षार और लवण जो है इसी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। मात्र 2 वीडियो में जो है आपका चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। तो इस जो है चैनल पर आप उस वीडियो को जाकर देखिए और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत का चालक नहीं होते हैं। जो भी कार्बन के यौगिक होते हैं वो कोई अच्छे विद्युत का चालक नहीं होते हैं। ये एनसीईआरटी के लाइन है, एकदम इसको दिमाग में रखेंगे। उपरोक्त यौगिकों के कथनांक एवं गलनांकों में जो आयनिक यौगिकों के कथनांक एवं गलनांक की तुलना में काफ़ी कम है। अध्याय 3 के आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है। यानी जो भी जो है आयनिक है उसके प्रबल आकर्षण बल नहीं है, यानी कार्बन के जो भी परमाणु है उसके पास प्रबल आकर्षण बल नहीं है। चूंकि ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके यौगिक जो होते हैं अधिकांशतः क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी इनके जो आबंधन होते हैं यानी उसमें किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। अब आइए हम मुख्य तौर पर जो है इस चार्ट को जो है एक बार देख लेते हैं और चार्ट पर देखेंगे तो हमको ज़्यादा जो है इस चार्ट पर समझ में आएगा। और इसके लिए मैं पेन यूज कर लूँगा ब्लैक। आइए इस चार्ट पर देखते हैं कार्बन के कुछ यौगिकों की गलनांक एवं कथनांक। देखिए कार्बन के कुछ यौगिक हैं जिसका गलनांक और कथनांक के बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का पहले फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे CH3COOH। इसका गलनांक होता है 290 और कथनांक होता है 391। तो आप याद रखिएगा 290 लगभग 100 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कथनांक के बराबर। तो इसमें लगभग 100 जो है ऐड रखेंगे दिमाग में, कुछ जो है अपना क्राइटेरिया बनाएंगे याद करने का, तो 391। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का याद रखिएगा फॉर्मूला CHCl3 और इसका जो है अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 209। इसका गलनांक कितना हो जाएगा? 209 और कथनांक हो जाएगा 334। एथेनॉल अगर हम देखेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा CH3CH2OH एथेनॉल हो जाएगा और इसका जो है गलनांक होता है 156 और मुख्य रूप से जो है कथनांक हो जाएगा 351। इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH और ये जो है आपका क्या है? एथेनॉल है। और इसी एथेनॉल को जो है हम लोग शराब के नाम से जानते हैं। इसी एथेनॉल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? शराब के नाम से जानते हैं। और इसका एक भाई होता है मेथनॉल, जो कि आगे एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो मेथनॉल जो है मुख्य रूप से क्या होता है? बहुत पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है देखते हैं मीथेन। तो मीथेन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसका देखिए कितना यूनिक नंबर है, गलनांक जो है 90 है और कथनांक 111 है। तो मुख्य रूप से एग्जामों में कभी कभी डाटा बना देता है तो उसको आप जो है अपने अनुसार जो है उसको याद कर लीजिएगा। मेरे अनुसार जो है आप इसी लॉजिक को लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो है हम एक चर्चा किए थे, कल की क्लास में एक चर्चा हुआ था। मुख्य रूप से चर्चा कल की क्लास में ये हुआ था कि आप देख सकते हैं मुख्य रूप से कल के क्लास में चर्चा ये हुआ था कि कोई भी जो है आपका जो तत्व है उसके कुछ अष्टक होते हैं और कुछ अष्टक होते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड बनाने का काम कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में जो है ज़्यादा सुविधा रहेगा। कुछ अष्टक होते हैं और उस अष्टक को जो है मुख्य रूप से कैसे जो है
काम करता है उसके बारे में हम जानने की जो है कोशिश करेंगे। देखिए कल की क्लास अगर आप मुख्य रूप से देखिएगा तो मैंने जो है आपको सेल के बारे में बताया था, जिसको हम लोग जो है क्या करते हैं, सेल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सेल बोलते हैं। और सेल के बारे में कल मुख्य रूप से मैं बताया था, और उसमें जो है सेल के जो बारे में बताया था उसमें बताया था कि सेल जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है आपका टोटल जो है 4 होते हैं। सेल कितने होते हैं? मुख्य रूप से टोटल 4 होते हैं, और सेल जो है मुख्य रूप से आपका 4 होते हैं। और कौन कौन सेल होते हैं उसके बारे में मैंने कल जो है चर्चा ऑलरेडी कर रखा था। अब देखिए ये जो है आपका पहला सेल, फिर हम लेते हैं आपको दूसरा सेल, फिर आपको लेते हैं हम तीसरा सेल, और फिर आपको लेते हैं समझाने के लिए हम लेते हैं चौथा सेल। देखिए पहला सेल को अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला सेल को अगर आप लीजिएगा तो मान लेते हैं कि इसका पहला सेल जो है के है, दूसरा सेल एल है, तीसरा सेल एम है और चौथा सेल एन है। तो मैं बताया था कि के सेल में जो है कुल जो है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आप कह सकते हैं 2 रहता है। तो के सेल में कितना रहता है? 2 रहता है। एल सेल में कितना रहेगा? तो एल सेल में जो है मुख्य रूप से रहेगा, एक मिनट दोस्तों, एल सेल में जो है मुख्य रूप से जो है आपका रहेगा, एल सेल में मुख्य रूप से रहेगा कितना रहेगा, तो एल सेल में रहेगा 8 गो, एम सेल में कितना रहेगा 18 गो, और एन सेल में रहेगा 32 गो। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है तो उस तत्व का जो है सेल को जो है यानी अपने अष्टक को जो है पूरा करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो देखिएगा परमाणु क्रमांक होता है 12, और जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? मान लेते हैं के हो गया, एल हो गया, ई एम हो गया और एन हो गया। तो यहाँ तोड़ेंगे हम 2, पहला सेल में 2 ही रहेगा, दूसरा सेल में 8 रहेगा, 8 और 2 10, ये टोटल कितने हैं? 12 है। तो 2 हमारा एम सेल में जाएगा, 2 एम सेल में जाएगा। तो एम सेल में हमको कितना चाहिए? 18 चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए। तो ये 2 सेल जो है ये अष्टक को पूरा नहीं किया, तो ये 2 सेल अपना क्या करेगा? ये देगा। 2 सेल आपका जो है डोनेट करेगा, ये देगा। तो जब 2 सेल देगा, इसीलिए Mg पर जो है आपका 2+ आ जाता है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? देता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम जो है हमेशा उसका आयन कितना हो जाता है? 2+ हो जाता है, क्योंकि वो 2 देता है, और जब 2 दे देता है तो उसका जो सेल होते हैं उस सेल के और एल सेल जो है फाइनली जो है फुलफिल हो जाते हैं, यानी अष्टक जो है पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार जो है किसी भी तत्व का सेल का जो है प्रक्रिया शुरू होता है। आप याद रखिएगा सेल 4 होते हैं, के, एल, एम और एन, और 2, 8, 18, 32 जो है ऐसे यूज करते हैं। जैसे आप सोडियम के देखिएगा तो सोडियम आता है आपका मुख्य रूप से कितना पर? 11 पर। तो सोडियम के देखिएगा तो 2 और फिर कितना आ जाएगा? 2, 8, और उसके बाद 1 सेल बच जाएगा, तो 1 सेल जो है सोडियम देता है, तो इसीलिए Na पर जो है 1+ रहता है, यहाँ पे 1 आयन आ जाता है, क्योंकि इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन का जो है क्या किया? त्याग किया। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वो धनायन बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो मुख्य रूप से वो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। ठीक है, ऋणायन बनाएगा। चलिए आगे जो है हम लोग देखेंगे। अब देखिए कार्बन की जो है हूबहू एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और एनसीईआरटी का लाइन है हूबहू, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, देखिए कार्बन किसका बात चल रहा है? अभी कार्बन का बात चल रहा है। और कार्बन जो है कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर? 4 जो है इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त कर एरिनाइन बना सकता है। मैं अभी आपको समझाया हूँ कि आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका बनाता है ELECTRON। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको बनाता है क्या चीज़? धनायन, यानी प्लस बनाता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुख्य रूप से आपको क्या बनाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मुख्य रूप से आपको बनाता है ऋणायन यानी माइनस। यानी अगर किसी को वो जो है किसी से लेता है तो माइनस बनाएगा, किसी को देता है तो प्लस बनाएगा। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ कार्बन की जो है बात मुख्य रूप से कर रहा है, और कार्बन की बात कर रहा है तो कार्बन कह रहा है कि कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, तो ऋणायन बनाया, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन तथा 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की धारण करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए 4 जो है क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या बनाता है? धनायन बनाता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यदि अगर ये धनायन बनाना चाह रहा है तो इसमें जो है इसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कार्बन को जो है अत्यधिक क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब मैं ये अपने से बात नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको देख सकते हैं। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल
केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, यहाँ देखिए, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों के परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति में प्राप्त करते हैं। और कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ समान अणुओं को हम लोग समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी के लाइन था, तो हम लोग हूबहू जो है इसको समझने का कोशिश किए हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से हम आपको यहाँ समझाएंगे, और यहाँ समझाएंगे क्या, इतना आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इतना ये लिखा गया है, ये वाला लाइन, इस लाइन को मैं आपको एग्जैक्टली जो है आपको समझा देता हूँ। आप थोड़ा सा हमको जो है समय दीजिए और एग्जैक्टली जो है देखिए कैसे जो इस लाइन को हम आपको समझा देते हैं। और यहाँ जो है हम समझेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। मुख्य तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है कैसे साझा होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, यहाँ जो है एग्जाम्पल, ये फिगर जो आपका बनाया गया है, ये फिगर जो है मुख्य रूप से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को जो है अगर देखिएगा तो ये फिगर जो बनाया गया है, ये मुख्य रूप से ये फिगर जो है आपका किसका फिगर है, ये फिगर आपका हाइड्रोजन का है। ये फिगर आपका जो है हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का मुख्य रूप से आपका फिगर बनाया गया है। अब देखिए, हाइड्रोजन जो होता है उसको अगर आप परमाणु क्रमांक उसका देखिएगा, हाइड्रोजन का अगर मुख्य रूप से अगर परमाणु क्रमांक देखिएगा तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन को हो जाता है कितना, 1 मिनट, थोड़ा पेंसिल अच्छा कर लेते हैं। मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो इसका परमाणु क्रमांक जो है, मुख्य रूप से इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है कितना, 1 हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास जो है मुख्य रूप से कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे क्रॉस करके या फिर बिंदु देके भी बता सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब हाइड्रोजन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, तो एक और हाइड्रोजन से यह जो है सहयोग करेगा, एक और हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपना सहयोग लेगा। अब जैसे एक और हाइड्रोजन से अपना सहयोग लेगा तो ये दोनों मिलकर जो है एक क्या कर देंगे, दोनों मिलकर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसे दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो के जो सब सेल है आपका पहला वाला, उसमें याद कीजिए अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2। तो आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया मुख्य रूप से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और यही H2 जो है आपका 2 हाइड्रोजन मिलकर जो है दोनों क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है, दोनों आपस में साझा करते हैं और साझा करके हाइड्रोजन बनाते हैं। जो कि आपको जो है मुख्य रूप से इस इमेज में जो है अगर आप देखिएगा, इस इमेज में जो है मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो आपको इस इमेज में जो है मुख्य रूप से अगर आप हम देखते हैं ध्यान से तो दिखाई देगा। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जो है साझा किया और साझा करके जो H2 जो है अणु बनाया, और इसको अणु बोलते हैं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे अपना तत्व जो इलेक्ट्रॉन कैसे अपना देते हैं। सेम वैसे ही हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड यहाँ बन गया। अब ऑक्सीजन को अगर आप मुख्य रूप से देखिएगा तो ऑक्सीजन को भी हम आपको फिगर से समझा देते हैं। ऑक्सीजन को अगर मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन आपका आता है 8 पे, ऑक्सीजन कितना आता है 8 पे। अब इसका अष्टक कैसे होता है, अष्टक होता है 2 और यहाँ होता है 6। ये आपका के सब सेल हो गया, ये के हो गया, कलर जो है चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में जाएगा। ये आपका के सब सेल हो गया और आपका एल में जो है कितना हो गया, एल में जो है आपका 6 हो गया। लेकिन इसको और कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो आपको ये सर अष्टक पूरा करने के लिए और 2 चाहिए, तो और इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो अब देखिए इसको जो है कैसे हम समझेंगे, तो देखिए आपका 2 चाहिए तो 2 क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ आया और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है आगे बढ़ाया, फिर ये जो है 1 ऑक्सीजन यहाँ आया, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया। अब टोटल यहाँ क्या किए, साझा किए, 2 अपने इलेक्ट्रॉन साझा किए और 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके कितने बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए। और डबल बॉन्ड बनाकर इस प्रकार इन्होंने अपना अष्टक पूरा किया और O2 का निर्माण किया। यानी कहने का अर्थ होता है कि ये भी ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया और ये भी ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होगा। दोनों अपना म्यूचुअल जो है, दोनों अपना म्यूचुअल साझा करके जो अष्टक पूरा कर लिए और O2 यानी ऑक्सीजन का जो है हमेशा क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ऑक्सीजन को अगर हम डिनोट करने का तरीका देखेंगे तो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को मुख्य रूप से डिनोट करने का तरीका जो है डबल बॉन्ड से जो हम इसको साइन करते हैं, क्योंकि इसमें जो है म्यूचुअल जो है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो उसी तौर पर अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन, तो आप देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध का बनना दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है, द्विबंध का अर्थ होता है डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु में एल कोष में, जो कि अभी बताया हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तथा इस अष्टक पूरा करने के 2 और इलेक्ट्रॉनों की, देखिए यहाँ जो मैं बात बोल चुका हूँ, 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु में
प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करता है, जिससे हम चित्र 4.3 के अनुसार संरचना प्राप्त होती है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉनों से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग म्यूचुअल जो है साझा बोल सकते हैं। इस 2 परमाणुओं के बीच द्विबंध बनना कहते हैं। यानी इसी के लिए जो है यहाँ जो है हम लोग डबल बॉन्ड जो है देखते हैं ऑक्सीजन के बीच, और इसका प्रमाण आपको इस लाइन में जो मिल जाएगा कि बीच जो है द्विबंध बनना कहते हैं। चलिए आगे जो है सेम वही है, नाइट्रोजन का भी यही सेम लिखा है। नाइट्रोजन का अगर आप मुख्य रूप से देखिएगा तो नाइट्रोजन आता है आपका किस पे, 14 पे। नाइट्रोजन आपका जो है परमाणु संख्या 7 होता है, 7 पे आता है। नाइट्रोजन जो है 7 पे आता है, और 7 पे आता है तो मुख्य रूप से जो है अपना ऐसे ही जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का जो है देखिए यहाँ पे साझेदारी करके जो है अपना N2 जो है नाइट्रोजन का एक अणु बनाता है, और नाइट्रोजन जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। यहाँ से हम जो है अष्टक से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो आप एक बार और जो है हम आपको लिख लेते हैं, ऑक्सीजन जो है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है हमेशा अपने में 3 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन अपने आप में 2 को जोड़ सकता है, नाइट्रोजन अपने आप में जो है 3 को जोड़ सकता है, और हाइड्रोजन अपने आप में 1 को जोड़ सकता है। देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया का जो है मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH3 होता है। NH3 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी मैंने बताया है कि नाइट्रोजन जो है 3 को जोड़ेगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा। तो अमोनिया जो है NH3 जो है इसका मुख्य रूप से स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके परमाणु संरचना अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को अगर हम देखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कि आप इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणुओं को उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। इन अणुओं में एक द्वि अथवा त्रि कौन सा अबंध होगा, ठीक है। अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बनिक यौगिक है और ईंधन के रूप में मेथेन अत्यधिक उपयोग होता है, तथा यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस है का प्रमुख घटक है। अब देखिए यहाँ की एनसीईआरटी की लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट जो है जीएस तौर पे जो है क्वेश्चन आपका बन जाता है। और मुख्य रूप से इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम इस 2 लाइन को अगर ऐसे यहाँ से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से इस लाइन क्या कह रहा है मुख्य रूप से, लाइन क्या कह रहा है मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो आप यहाँ देखिए लाइन ये कह रहा है कि आपका हम अब मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन की यौगिक है। कार्बन की क्या है, यौगिक है। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक जो है उपयोग होता है। यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका जो है सूत्र होता है, मतलब फुल नेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है, और यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। कौन, मेथेन। मेथेन का सूत्र होता है CH4। मेथेन का सूत्र देखिए यहाँ CH4 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ। यानी ये जो है आपका मिथेन का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और कार्बन चतुसंयोजक है, यानी 4 बॉन्ड जो है बनाता है। इसमें चारों संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों का जो है क्या करता है, साझेदारी करता है। लेकिन किस लिए, तो उत्कृष्ट गैस के विन्यास के लिए। यहाँ देखिए उत्कृष्ट गैस के विन्यास के लिए। चलिए हम आगे बोलते हैं। आगे जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है सहसंयोजिक आबंध। सहसंयोजिक आबंध क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए 2 परमाणु, यहाँ देखिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है। भीतर जो है प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराण्विक बल दुर्बल होता है। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका सामने निकल के आ जाएगा, और एनसीईआरटी इसी जगह से आपका क्वेश्चन बना देगी। और क्वेश्चन ये बना देगी कि आप बताइए सहसंयोजिक आबंध का बॉन्ड जो है किस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, सहसंयोजिक आबंध का जो है यानी सहसंयोजी जो है बॉन्ड, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी जो है बॉन्ड का जो है अंतराण्विक बल जो होता है आपका दुर्बल होता है, यानी वीक होता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। फलस्वरूप इन यौगिकों को क्वथनांक एवं गलनांक भी कम होते हैं। यानी जो सहसंयोजी जो है बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनका क्वथनांक और गलनांक भी जो है क्या होता है, कम होता है। तो यानी इनका अंतराण्विक बल, मॉलिक्यूलर
फोर्स जो है वो भी कम हो गया और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। क्वथनांक एवं गलनांक भी कम हो गए। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे स्वसंयोजिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी जितने भी स्वसंयोजिक यौगिक होते हैं समानतः ये क्या होते हैं, विद्युत के आपका कुचालक होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए इस लाइन को जो है एक बार और जो है पीछे करके फिर से जो है समझ लीजिए और सुन लीजिए। आगे मुख्य रूप से हम देखते हैं कार्बन के अपरूप। और कार्बन के अपरूप जो है बहुत जो है जनरल जो है बात हो जाता है और इसको जो है समझना जो है सभी के लिए क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। अब आइए हम कलर चेंज कर लेते हैं और उजाला हटा देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। यानी प्रकृति में जो है कार्बन जो है विभिन्न रूपों में जो है भौतिक जो है गुणों के साथ पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट, यहाँ मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीके पर आधार पर ही हम इनमें अंतर होता है। यानी यहाँ इस लाइन को पढ़िए, कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। यानी हीरे में जो है प्रत्येक जो है कार्बन के परमाणु जो है वो 4 बॉन्ड के साथ जो है क्या होते हैं, आबंधित होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना होती है। यानी हीरा जो है मुख्य रूप से कैसी संरचना है, तो 3D है, यानी त्रियामी संरचना है, 3D है। ग्रेफाइट में कार्बन की प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के भीतर 3 अन्य, जबकि हीरा में कितना, 4, जबकि ग्रेफाइट में कितना, 3, दोनों में अंतर आपको दिख गया, के साथ ही तल पे होता है, जिससे षष्टकोणीय व्यूह मिलता है। यानी आपका ग्रेफाइट जो है कैसा व्यूह देखता है, व्यू देता है, तो आपका षष्टकोणीय व्यू देता है। इनमें से आबंधन द्विबंधी होता है। इनमें से एक आबंध जो होता है यानी ग्रेफाइट का जो है एक बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, बाकी सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होता है। और ग्रेफाइट की संरचना में षष्टकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। यानी ग्रेफाइट जो बनता है उसमें षष्टकोणीय तल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ जो है ऑप्शन को हार्ड बनाने के लिए इसी में से एनसीईआरटी से जो है लाइन ले लिया जाता है। अब एनसीईआरटी का जो है लाइन ले लिया जाएगा कि बताइए क्या ग्रेफाइट का जो है मुख्य रूप से षष्टकोणीय तल कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर जो है मुख्य रूप से यहाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर जो है व्यवस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। आइए इस फिगर को हम मुख्य रूप से देखते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। ये हमारा हीरा का संरचना है और हीरा जानते हैं कि विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये जो है 3D होता है और हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद ग्रेफाइट की संरचना है। ग्रेफाइट की संरचना में एक बॉन्ड जो है आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, बाकी सभी बॉन्ड जो है सिंगल होते हैं और मुख्य रूप से ये विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और जबकि ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत के सुचालक होता है। यही सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और ये जो है षष्टकोणीय जो है व्यू दिखाता है और इसके फलक जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। और ये जो हमारा नया जो है खोज हुआ है उसका नाम है C60 बंकमनिस्टर फुलेरिन। अब C60 बंकमनिस्टर फुलेरिन क्या है, जो कि आप इसको देखिएगा तो फुटबॉल की संरचना में आपको ऐसे दिखेगा। आइए हम इसकी जो है चर्चा इसी वीडियो में जस्ट करते हैं। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत जो है क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अत्यंत भिन्न हो जाते हैं, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया है उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो कि मैं अभी बता चुका हूं कि विद्युत का सुचालक जो है ग्रेफाइट होता है, जो कि ये क्या होता है, अधातु होता है। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का लाइन अपने आप में बोलिए मेरे साथ बहुत वैल्यूएबल होता है, इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है हम इस वीडियो का निचोड़ निकालना है और वीडियो को पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप में जो है इफेक्ट लगाया जा रहा है, इफर्ट जो है लगाया जा रहा है, मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। शुद्ध कार्बन का अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित, जिसको हम लोग सब्जेक्टिंग बोलते हैं, करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। यानी हीरा को हम क्या करेंगे, शुद्ध कार्बन रहता है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर जो है सब्जेक्टिंग करते हैं और हीरा प्राप्त करते हैं। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, किंतु अन्यथा ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फुलेरिन कार्बन का ही एक अपरूप का अन्य वर्ग है। यहाँ ध्यान से देखिए, फुलेरिन जो है कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन की परमाणु फुटबॉल, यहाँ देखिए फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट
अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फुलर, उनका पूरा नाम क्या था, बंकमिंस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान, जियोडेसिक गुंबद के समान इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया। किसके द्वारा, बंकमिंस्टर फुलर के द्वारा। बंकमिंस्टर फुलर जो है किस देश के थे, अमेरिका थे। इसीलिए इस अणु का नाम जो है फ्लोरीन दिया गया, इसीलिए इस अणु का नाम क्या दिया गया, फ्लोरीन दिया गया। लेकिन केमिस्ट्री में इसका नाम जो है C60 है। क्या है, C60 है, जो कि ये भी जो है कार्बन का ही अपरूप है। तो मुख्य रूप से कार्बन का 3 अपरूप अभी तक आप देख चुके। पहला अपरूप जो है आपका हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा C60 बंकमिंस्टर फुलरिन। चलिए आगे हम देखते हैं मुख्य रूप से कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होता है, और एनसीईआरटी है तो इसकी लाइन बाय लाइन हम पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा स्वसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। जो मीथेन की संरचना मैं आपको यहाँ जो है मुख्य रूप से बता चुका हूँ, और एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ। CH4 जो है फॉर्मूला होता है, और इसकी संरचना जो है आपको ऐसे जो है देखने को मिल सकती है, ऐसी होती है। तो CH4 की जो है हमने संरचना भी देखी। कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है, वस्तु हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों के एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं मिलता है। स्वसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, और कार्बन 2 कारक देखे गए हैं। और कार्बन में कितने कारक देखे गए हैं, 2 कारक देखे गए हैं। अब आइए इस दोनों कारक पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं लाइन बाय लाइन से। चलिए पहला जो है मुख्य रूप से पहला कारक जो है हम देख लेते हैं। पहला कारक क्या है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। यानी कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही बहुत बड़ा जो है बॉन्ड जो है क्या कर सकता है, बहुत बड़ा बॉन्ड जो है मुख्य रूप से ये बना सकता है। ऐसे बहुत बड़ा बॉन्ड जो है बनाते चला जाएगा, ऐसे बहुत बड़ा बॉन्ड ऐसे बनाते चला जाता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इस गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन में भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। यानी कार्बन के परमाणु जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन जो है मुख्य रूप से, थोड़ा सा मिस्टेक माफ़ी चाहेंगे। देखिए कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो मुख्य रूप से आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। कार्बन के परमाणु जो है मुख्य रूप से आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन के परमाणु डबल भी बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के परमाणु जो है मुख्य रूप से ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए हम आगे जो है देखते हैं, अब इस लाइन को आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन को संतृप्त यौगिक कहते हैं। देखिए यदि कार्बन जो है कोई भी एक बॉन्ड जो है बनाएगा, कार्बन जो है अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग जो है संतृप्त यौगिक बोलते हैं, यानी सेचुरेटेड जो है हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, द्वि अथवा त्रि बॉन्ड जो है बनाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसको हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे, अनसेचुरेटेड जो है कंपाउंड कहेंगे। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी और तत्व में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। मुख्य तौर पे यहाँ से देखिए सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है। इसमें कितनी परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है। लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है अत्यधिक प्रबल होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड ऐसे बनता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत जो है प्रबल बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अतः यह अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो हम देखें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, और मुख्य रूप से कार्बन जो है अपने आप से बहुत बड़ा एक जाल बना सकता है, जिसको हम लोग श्रृंखल जो है गुण बोलते हैं उसका। चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। संयोजकता का अर्थ है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो है ये बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। अतः इसमें कार्बन की 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों को परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन
तथा अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ, यहाँ ध्यान से देखिए, अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए बंध अत्यंत प्रबल होता है। यानी अधिकतर अन्य तत्वों के साथ जो कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है अन्य तत्वों के साथ, वो हमेशा जो है क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यौगिक अतिशय के रूप में अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा पॉलीमर अवंधी के निर्माण के कारण होता है इसका छोटा आकार भी इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी होते हैं। युग्मक में नाभिक को जो है मजबूती से क्या करता है, पकड़े रहता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, युग्मों को नाभिक से जो है मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में अत्यंत क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, यानी अत्यंत जो है क्या होते हैं, कमजोर होते हैं।